हम लोग जो है कल देखे थे लेक्चर नंबर 10 में ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक ना। ओम्स लॉ के बाद से देखे थे कि रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ओम्स लॉ हमको मिला है ना, V इक्वल टू आर आई या R इक्वल टू V अपन आई, उसके लिए हम लोग जो है क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ठीक ना। V और I के बीच में, क्योंकि R तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक ना। तो R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपन I। तो इसके लिए हमें ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ कैसे, तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि जो हमारा V है ना, ठीक है, जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। V का मान जितना कम होगा I का मान उतना ही कम होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक ना। यानी कि जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I भी बढ़ेगा, जैसे जैसे V घटेगा वैसे वैसे I भी घटेगा। जैसे कल मैं आपको जो है एग्जांपल के तौर पे बताया था, जैसे मान लीजिए 24 वोल्ट की बैटरी से यदि जो है 10 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, तो यदि हम वोल्टेज को कम कर दें यानी 12 वोल्ट का कर दें, तो जो करंट हमारा फ्लो होगा वो 5 एम्पीयर होगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि हमने वोल्टेज को भी क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। तो दोनों को लेके जब ग्राफ खींचा जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। इसका मतलब कि इनके बीच का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। आज से याद रखना है कि V और I के बीच का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। जब आप मैथ्स में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक ना, एक चैप्टर है आपका, तो वहां पे भी जो है आप देखेंगे कि एक होता है हमारे पास y इक्वल टू एक्स का ग्राफ या y इक्वल टू mx का ग्राफ, ठीक ना, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। अच्छा, अगर v की वैल्यू 0 ले लिया जाए तो i की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। यानी कि हमारा ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। तो ये हमारा ग्राफ मिलता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक ना। जैसे जैसे आप v बढ़ाओगे वैसे वैसे i भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। तो इनके बीच का ग्राफ क्या होता है, आज से हमको याद रखना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक चीज, ग्राफ का एक चीज होता है स्लोप। क्या होता है जी, स्लोप। स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक ना। ढाल उसकी क्या होती है, तो ढाल निकालने के लिए आप लोग जैसे एक्सेलरेशन निकाले थे ना, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, तो वहां से जो एक्सेलरेशन निकल के आ रहा था क्लास 9th में, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है हम क्या करते हैं कि ये जो लाइन दिख रही है, ठीक ना, इस लाइन को OA नाम दे दिया हमने। क्या नाम दे दिया, OA। जब OA लाइन का स्लोप निकालेंगे तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी किसकी, तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी परपेंडिकुलर और बेस की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, परपेंडिकुलर और बेस की। तो हम क्या करते हैं, इसका स्लोप निकालने के लिए किसी भी एक पॉइंट से क्या करते हैं कि हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, y एक्सिस पे भी यानी v वाले पे, और x एक्सिस पे यानी कि i वाले पे। हमने मान लिया कि यहाँ पे हमको चाहिए, इस पॉइंट पे हमको चाहिए, तो हमने क्या किया, एक स्लोप यहाँ से या एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दिया इस वाले, ठीक है। अच्छा, एक परपेंडिकुलर इस पे भी ड्रॉ कर दिया। अब देखिए हमने मान लिया कि ये कितना है, ये है आपका कोई एक, मान लीजिए वोल्टेज है V1। क्या है ये, V1। और उस समय हमारा करंट कितना है, I वाले एक्सिस पे I। उस वाले करंट वाले एक्सिस पे क्या हो गया, हमारा I1 करंट हो गया। कब, जब वोल्टेज हमारा कितना है V1, तो करंट हमारा कितना हो गया, I1। अच्छा ये बताइए, ये V1 है तो क्या ये भी V1 होगा, बोलिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे पैरेलल दिख रहा है, तो ये भी कितना होगा, V1। तो अब इस लाइन का जब हम क्या निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन OA। अगर हमको क्या चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन OA। अच्छा, वो तो आप कहीं निकालिए, इस पॉइंट पे निकालिए, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, सभी जगह स्लोप तो सेम आएगा। स्लोप का मतलब ये एंगल, ठीक है, इसका tan थीटा निकालना है हमको, तो वो हम कहीं निकालें, एंगल की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो चाहे आप यहाँ पे मेजर कीजिए, चाहे यहाँ मेजर कीजिए, चाहे यहाँ मेजर कीजिए, वो तो एंगल तो सेम रहेगा। तो स्लोप ऑफ लाइन OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो इसको tan थीटा लिया जाता है। क्या लिया जाता है, tan थीटा। और tan थीटा इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ेंगे, होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का कौन करेगा, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट हो गया V, ये पॉइंट ऐसे, ये पूरा A यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है।
बताइए क्या हो जाएगा, ए बी बाई ओ बी, क्या हो जाएगा, ए बी बाई ओ बी, ए बी और डिवाइडेड बाई ओ बी। अब ए बी की वैल्यू कितनी है V1 और ओ बी की वैल्यू कितनी है I1 और स्लोप ऑफ लाइन से V अपन I ये भी दिख रहा है हमको, ये भी क्या दिख रहा है V अपन I, और V अपन I का रेशियो क्या होगा कांस्टेंट, तो वो वैल्यू हमको क्या दे देगा रेजिस्टेंस, वो वैल्यू हमको क्या दे देगा जी रेजिस्टेंस। तो बहुत सिंपल है कि उस लाइन के स्लोप से हमको क्या मिल जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। लाइन के स्लोप से क्या मिलता है हमको रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यदि हम किसके किसके बीच में ग्राफ खींचे हैं, यदि हम ग्राफ खींचे हैं वोल्टेज और करंट के बीच में, जब वोल्टेज को लिया गया है वाई एक्सिस पे और करंट को लिया गया है एक्स एक्सिस, तो हमको क्या मिल जाएगा उसका रेजिस्टेंस। यानी कि सिंपल सा देखिए कैसे सवाल आपसे पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका वोल्टेज, ये हो गया वोल्टेज किस में दिया है वोल्ट में दिया है, ठीक है, और ये हो गया करंट, करंट ये किस में दिया हुआ है एम्पियर में दिया है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा हमको दे देगा कि ये 0.5 वोल्ट, नहीं 0.5 ले लीजिए, इसको ले लीजिए आप 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट और यहाँ पे 50 वोल्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.10 नहीं बोलेंगे, अब इसको 1.0 बोल देंगे, 1.0, ठीक है। तो अब देखिए ये हमको जो है ग्राफ दिया गया था, ये हमको क्या दिया गया था ग्राफ, कहेगा टू फाइंड, ये आपके एग्जाम का सवाल है, आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछा जाता है, कहेगा टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर फॉर गिवन ग्राफ। इस दिए गए ग्राफ के लिए जो है क्या बताइए, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बताइए। तो आप कहीं पे भी इसकी पहली वैल्यू ले लीजिए तो इसकी भी पहली वैल्यू ले लीजिए, इसकी दूसरी वैल्यू तो इसकी दूसरी वैल्यू, इसकी तीसरी वैल्यू तो इसकी तीसरी वैल्यू, इसकी चौथी वैल्यू तो इसकी चौथी और इसकी पांचवी तो इसकी पांचवी। तो बहुत सिंपल है, आप क्या कीजिए कि मान लीजिए हमने दूसरी वैल्यू उठाया, दूसरी वैल्यू उठाया ये वाला, दूसरी वैल्यू आपकी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, ये वाली वैल्यू है दूसरी वैल्यू, देखिए तो कुछ नहीं करना है, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दिस अपॉन दिस, बोलो दिस अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा बताइए। अब आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो हम निकाल सकते हैं, चाहे तो आप पहली वैल्यू भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक ना, आप चाहे तो ये भी वैल्यू ले सकते हैं तीसरी वाली, ठीक है, आप चाहे तो चौथी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है ये वाली, आप चाहे तो पांचवी वैल्यू ले सकते हैं ये वाली, तो आपकी इच्छा। सब जगह से क्या आना है कांस्टेंट, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस देता है, क्या देता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी कि आपको R चाहिए तो क्या कर दीजिए 10/0.2, चाहे क्या कर दीजिए 20/0.4, चाहे क्या कर दीजिए 30/0.6, चाहे क्या कर दीजिए 40/0.8 या फिर कर दीजिए 50/1.0। इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा 50 ओम आएगा। कितना आएगा इसका रेजिस्टेंस 50। हर जगह तो देखिए सेम आ रहा होगा, ठीक ना, क्योंकि इनका रेशियो क्या होना है कांस्टेंट। चाहे आप 10 और 0.2 का रेशियो लीजिए, चाहे 20 और 0.4 का लीजिए, क्योंकि एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे तो दूसरा वाला अपने आप बढ़ जा रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि स्लोप से हमको क्या मिलता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, क्या मिल जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो ये आपका है ग्राफ बिटवीन V एंड I। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको ग्राफ दे दीजिएगा सीधा सीधा और कह जाएगा टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद से जो है ओम्स लॉ को जो है हम क्या करेंगे किसी न किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 12 में कि आप जो है एक्सपेरिमेंट के द्वारा ओम्स लॉ को वेरीफाई कीजिए, ठीक है। आप इसको जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर